पलट क्रांति के बाद एक और अंतरिम सरकार के लिए बैठकों का दौर जारी है, तो दूसरी ओर नेपाल धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। कर्फ्यू में ढील के साथ लोग जरूरी काम के लिए सड़क पर निकल पड़े हैं। हम नेपाल से हर अपडेट आपको दिखाएंगे, क्रांति हिंसा के निशान भी दिखाएंगे। अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे नेपाल से आज तक संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट। तो नेपाल में क्रांति के बाद एक अजीब सी शांति है। कर्फ्यू में ढील के बाद काठमांडू की सड़क पर लोगों की चहल पहल शुरू हुई, तो सेना का पहरा भी सख्त हो गया। देखिए नेपाल में सेना मुख्यालय से ये ग्राउंड रिपोर्ट। नेपाल में आज कर्फ्यू का चौथा दिन है और चौथे दिन का नजारा अगर आप देखें, हालांकि आप देखें कई जगहों पर ट्रैफिक की मूवमेंट को खोला गया है। करीबन 11 बजे तक इस मूवमेंट को खोला गया, उसके बाद दोबारा से कर्फ्यू लागू होगा। ढिलाई बरती गई थी सुबह से लेकर और 11 बजे तक, और उसके बाद दोबारा से कर्फ्यू को लागू कर दिया जाएगा, यानी फिर इन इलाकों में कोई नहीं आ पाएगा। अगर आप देखें मुख्य रूप से आपको लोग नजर आएंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑयल। अगर आप देखें कि जो ऑयल, जो कई पेट्रोल पंप्स पर ऑयल हो, पेट्रोल हो, दूसरी चीजें हो, वो खत्म हो गई थी। पीने का पानी खत्म हो गया था कई जगहों पर, तो उनको पहुंचाया जा रहा है। दूसरा जो मूवमेंट है, यानी जो सरकारी ऑफिसेज हैं उनमें जो क्षति पहुंची है उसको ठीक करने के लिए लगातार जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन सेना मुख्यालय, यानी इस समय मैं जहाँ मौजूद हूँ उसका नजारा मैं आपको दिखा दूं। ये सेना मुख्यालय है, इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। मेरे कैमरा पर्सन सत्या आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए इस पूरे इलाके में किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। इस पूरे इलाके को यहाँ से कॉर्डन कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ जो मूवमेंट हो सकती है वो यहाँ से दूसरी तरफ हो सकती है, जहाँ पर होटल्स हैं या दूसरे इलाके हैं, यानी इन इलाकों को अभी कॉर्डन किया गया है। कई मीटिंगें जो हैं वो अब जो अंतरिम सरकार का जो चेहरा होंगी, सुशीला कार्की हो या कोई भी चेहरा हो, उसको लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन इसी बीच इन इलाकों को पूरा कॉर्डन किया गया है। और इधर अगर आप देखें, आपने जो पिछले 2 से 3 दिनों से जो नज़ारा देखा होगा, सबसे ज़्यादा जेंजी जो थे वो यहाँ मौजूद थे। अभी उनकी मौजूदगी नहीं है, वो इसलिए भी क्योंकि अभी कोई फौरी तौर पर कोई मीटिंग यहाँ नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा मौजूदगी उनकी यहीं पर रहती थी। लेकिन अब ये भी खाली है, शांत है, तो निश्चित तौर पर जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि अगर आप देखें नेपाल आर्मी की मौजूदगी आपको बहुत ज़्यादा नजर आती है, और वो इसलिए भी ताकि शांति बहाली जल्दी हो सके। बातचीत भी चल रही है, उसके साथ साथ सुरक्षा के भी इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। और ये इलाका आर्मी हेडक्वार्टर्स का इलाका है जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं। और अभी अगर आप देखें तो लोग यहां से आना जाना कर रहे हैं। लोग अपने जो जरूरी साजो सामान है वो खरीदने के लिए बाहर निकल रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो अपने काम है वो पूरे कर रहे हैं। किसी को दवाइयों की जरूरत है, किसी को गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल की जरूरत है, उसको लेकर लोग, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कमी भी बताई जा रही थी, एक मेजर कंसर्न था लोगों के अंदर। अब वो भी अब उसकी आपूर्ति भी की जा रही है, क्योंकि इसीलिए कर्फ्यू को में ढिलाई बरती गई थी। और ये आलम है यहाँ पर सेना मुख्यालय, पार्लियामेंट के आसपास का इलाकों का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें, जो एयरपोर्ट के आसपास के इलाके हैं वहां पर कर्फ्यू में ढिलाई ज्यादा है, यानी वहां पर लोग की मूवमेंट या फिर गाड़ियों की मूवमेंट बहुत ज्यादा, क्योंकि कई लोग जो हैं, जो नेपाल के जो सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, वो लगातार दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अपने यहाँ वापस यानी नेपाल पहुंचे हैं। और कई लोग जो सैलानी के तौर पर यहाँ आए हुए थे घूमने के लिए, वो यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं। इसी वजह से वहां पर भीड़ ज्यादा है। लेकिन इस इलाके में आप देखें कि मूवमेंट अब भी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, करीबन 11 बजे तक जो ढिलाई बरती गई है उसके चलते यहाँ पर आपको मूवमेंट नजर आ रही है। यहाँ अगर आप देखें, ये नेपाल टेलीकॉम का ऑफिस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा इलाका सबसे ज्यादा प्रदर्शनकारियों की जद में आया था। लेकिन अभी यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे कैमरा पर्सन मौजूद है सत्या मेरे साथ, और हम आपको दिखा रहे हैं कि इस समय के ताज़ा हालात इस समय नेपाल में किस तरीके से बने हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ सुमित चौधरी, काठमांडू। और रुक करेंगे बीरगंज का। यहाँ पर युवाओं की फौज का गुस्से का असर वहां दिखा। शहर के मेयर का बंगला आक्रोश के निशाने पर आया, उसके निशान अब भी बाकी। हम तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से मेयर के भी घर को जो है वो निशाना बनाया गया था और किस तरीके से ज़बरदस्त आगजनी की गई थी। ये तस्वीर हम आपको इस वक्त आज तक के दर्शकों को दिखला रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं इन तस्वीरों के ज़रिए कि समझिए कि क्या उस दिन हुआ था। उन 2 दिनों के बीच में किस तरीके के हालात बने थे जब ज़बरदस्त आगजनी की गई थी। हज़ारों की संख्या में जो आंदोलनकारी थे वो सड़कों पर थे, और काठमांडू से लेकर बीरगंज तक। और ये देखिए, हम इस वक्त मेयर के घर के अंदर आ चुके हैं और ये ज़रूर एक बड़ा सा हॉल रहा होगा, लेकिन आज इस हॉल की आप हालत देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। सब कुछ यहाँ जलकर जो है वो खाक हो चुका है, और छत भी देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ जल चुका है, टूट के बर्बाद हो चुका है, और कुछ भी यहाँ नहीं बचा है।
और थोड़ा अंदर की तरफ हम आके आपको दिखाते हैं। ये दरअसल ये किचन का एरिया है, ये ग्राउंड फ्लोर पर ही है, ये किचन का एरिया है। यहाँ भी देखिए सब कुछ जो है तहस नहस कर दिया गया है। जो ये रेफ्रिजरेटर है, आप देखिए रेफ्रिजरेटर में भी तोड़ फोड़ की गई है। सब कुछ यहाँ पे जो है, यहाँ भी तोड़ फोड़ जो है साफ तौर पर किया गया है। शीशे जो हैं तमाम वो तोड़ दिए गए हैं। और हम आपको अब इस बंगले के प्रथम तल्ले पर यानी फर्स्ट फ्लोर पर भी ले चलेंगे। इस तरफ भी देखिए ये कोई कमरा है, मीटिंग हॉल था बताया जा रहा है। तो मीटिंग हॉल में भी देखिए सब कुछ जो है यहाँ भी तोड़ फोड़ की गई है। सोफ़ा टेबल जो कुछ था वहाँ पे सब कुछ किस तरीके से निशाना बनाया गया। और अब हम इस बंगले के फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे भी किस तरीके का मंजर है और किस तरीके से यहाँ भी जो है लूटपाट, आगजनी सब कुछ जो है वो किया गया है। दरअसल हम फर्स्ट फ्लोर पे जब आते हैं तो इस पर दरअसल बताया जा रहा है कि उनका परिवार रहता था। बेडरूम जो है इधर इसी तरफ है फर्स्ट फ्लोर पे ही। और देखिए ये एक हम बेडरूम में आ गए हैं और बेडरूम की तस्वीरें देखिए, चारों तरफ तोड़ फोड़, बर्बादी, आगजनी और लूटपाट। ये देखिए महिलाओं के अब जो जेवरात रखने के जो ये डब्बे होते हैं, सब कुछ जो है यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है सब कुछ लूट लिया गया है। सब कुछ भी यहाँ पर देख सकते हैं आप नहीं बचा है। नेपाल अभी सहमा हुआ है, हर किसी भविष्य को लेकर हर किसी में संशय है और इसकी बानगी नेपालगंज में दिखाई दी। आज बसें सड़क पर आईं लेकिन सवारी के लाले पड़ गए। नेपाल में हम मौजूद हैं और इस बस में है जो नेपाल के बॉर्डर से भी कई सवारियों को अंदर लेके आती है। हम आपको नज़ारा दिखाएं तो बस खाली है पूरी, क्योंकि इस समय सवारियां उतनी नहीं आ पा रही हैं। बॉर्डर बंद होने की वजह से बहुत से लोग बॉर्डर के पार हैं, इधर नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से भी जो शहर की बसें हैं वो भी खाली चल रही हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा जो नुकसान है वो तो उनको है ही, क्योंकि अभी कोई परिस्थिति क्लियर नहीं है। इस वजह से भी ये दिक्कतें हैं। ड्राइवर हैं हमारे साथ यहाँ पे नेपाल के, इनसे भी पूछ लेते हैं। ये बताइए कि बॉर्डर खुला है, ला पा रहे हैं आप लोग बस? नहीं, बॉर्डर तो बंद है सर। बंद है? हाँ जी। तो सवारियां कम हो रही है क्या? सर बॉर्डर बंद होने के कारण से सवारी कम है सर। कम है ना? हाँ। तो क्या आप लोगों को आइडिया है कब तक खुलेगा, कुछ पता है? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं सर। कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं सर। 2-3 दिन भी लग सकता है, 1 महीने भी लग सकता है, अभी कोई जानकारी नहीं इसमें। तो थोड़ा नुकसान हो रहा है क्या? थोड़ा नहीं, बहुत नुकसान हो गया है सर। बहुत नुकसान है। बहुत नुकसान है। तो ड्राइवर जो है वो, क्योंकि खाली बस है और ऐसे परिस्थितियां हैं, हमारे साथ देखो कंडक्टर भी है। ये बताइए बॉर्डर खुला है अभी बंद है? बंद है, बंद है, बंदी है, बंदी। तो ये बताओ सवारियां तो कम है, आ नहीं पा रही क्या? यहाँ नहीं पा रही है बंदी की वजह से। तो नुकसान हो रहा है तुम लोगों को? नुकसान तो बहुत हो रहा है। देखिए नेपाल में जो बसें हैं, सिटी बसें जो अंदर से बॉर्डर से भी लेकर अंदर आती हैं, बाहर उनके हालात ये हैं कि पूरी बसें खाली जा रही हैं। और इस समय जो ये लोग हैं ये भी परेशान हो रहे हैं कि आखिर जब बॉर्डर खुले, परिस्थितियां नॉर्मल हो तो कहीं ना कहीं चीजें और सुखद हो पाए, क्योंकि ऐसे समय पर उनके सामने भी कोई रास्ता नहीं बचा है और वो भी अब उस पुराने ट्रैक पर लौटना चाहते हैं जहां से नेपाल ने शुरुआत की थी। नेपाल से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। तो नेपाल में जेएनजी की क्रांति के बाद पूरा नेपाल हिल गया है। अब हालात बेहतर हुए तो धनगढ़ी में क्या कुछ दिखा, देखिए आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक की ग्राउंड रिपोर्ट। नेपाल के कैलाली जिले में आता है। अगर आप देखें तो कर्फ्यू जैसा माहौल है। हालांकि लोग सड़कों पर, घरों के बाहर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम आपको दिखाएं तो तमाम जो दुकानें हैं, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, वो सब इस वक्त बंद हैं। तकरीबन 14-15 घंटे यहाँ पर कर्फ्यू जैसा माहौल रहता है। हालांकि आप सड़कों पर गाड़ियाँ देखेंगे, लेकिन अब सब कुछ फ़िलहाल सेना के हवाले है। अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो बड़ी कतार लगी हुई है पेट्रोल पंप पर, और पेट्रोल पंप के बाहर ये अगर देखें तो बाइक सवार ये तमाम लोग हैं, लेकिन सब के सब कतार में हैं और अपनी बारी के इंतज़ार में हैं। लेकिन ये कतार बेहद लंबी है।
वजह साफ है कि बाकी तमाम पेट्रोल पंप बंद हैं। जो ये सरकारी पेट्रोल पंप जिसे कह सकते हैं, सरकार की तरफ से प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल पंप खुला है। और पूरे धनगढ़ी में अगर आप देखें तो ऐसे इक्के दुक्के पेट्रोल पंप सरकारी होंगे जहां पर लोगों की कतारें हैं, क्योंकि ये सभी लोग इस वक्त पेट्रोल लेने पहुंचे हैं। चूँकि कर्फ्यू जैसा माहौल है, आर्मी के हाथ में इस वक्त पूरा प्रशासन है, तो हम बात करने की कोशिश भी करेंगे लोगों से कि क्या है। भाई साहब ये बताइए, पेट्रोल का की किल्लत है, दिक्कत हो रही है या नहीं? नहीं बात कर पाएंगे। ये जो पेट्रोल की लाइन है, ये किस लिए लगी हुई है? क्या पेट्रोल पंप बंद हैं या फिर पेट्रोल की कमी हो रही है? ये पेट्रोल का कमी नहीं है। इसका रीज़न है अभी नेपाल में थोड़ा क्या बोलते हैं, अशांति है, जेएनजी का आंदोलन हुआ था, हाँ। इसलिए थोड़ा नेपाल का वो खराब है। तो बाकी पेट्रोल पंप खुले हैं कि बंद है? नहीं अभी तो बंद है। कोई खुला होगा वो मालूम नहीं है, लेकिन बाकी तो इधर नहीं है खुला। तो अगर हम आपको दिखाएं तो ये कतार देखिए, पेट्रोल पंप के बाहर कतारें हैं। और सचमुच इस वक्त जो कह सकते हैं कि लोगों का कहना है कि पेट्रोल की किल्लत नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप बंद है और इस वजह से ये लंबी लंबी कतारें आपको दिखाई देंगी। तो अगर आप सड़क पे भी देखें तो आपको लंबी कतार इस वक्त पेट्रोल पंप की दिखाई दे रही है। आज काठमांडू की सुबह पिछले कुछ दिन से बिल्कुल अलग रही। सैर में लोग सड़क पर आए, जरूरत के सामान के लिए बाजार तक निकले। हर किसी की नजर राष्ट्रपति निवास पर है, वहां की बैठक पर है। 9 सितंबर की नेपाल की क्रांति के बाद अब काठमांडू में स्थिति फिर से सामान्य होती जा रही है। जगह जगह पे आपको आर्मी के इस तरह के बैरिकेड्स दिखाई देंगे और नेपाल के हर जरूरी जगह पे अभी भी आर्मी तैनात है। सुबह और शाम में ट्रैफिक सुचारू रूप से आपको चलता हुआ दिखाई देगा। कर्फ्यू में 2 घंटे के लिए ढिलाई इस वजह से दी जा रही है ताकि लोग अपने घरों से जरूरी सामान लेकर वापस घर को जा सकें, या जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं वो अपने दफ्तरों तक जा सके। फिलहाल आर्मी 3 क्षेत्रों पर नेपाल में काम करती हुई आपको दिखाई देगी, जिसमें सबसे प्रमुखता से लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने का मामला है, और इसके साथ साथ सरकार गठन को लेकर जो सवाल फिलहाल नेपाल में बना हुआ है उस सवाल का जवाब ढूंढना है। आज तक को मिली जानकारी के हिसाब से सुशीला कर्की का नाम लगभग अंतरिम सरकार के अध्यक्ष के तौर पर तय हो चुका है। कल देर रात तक अंतरिम सरकार को लेकर आर्मी की लीडरशिप, जेनजी डेलीगेशन और सुशीला कर्की के बीच बात होती रही। सूत्रों ने हमें यह भी बताया कि तकरीबन 3:30 बजे सुबह तक ये बातचीत चली है। आने वाले 24 घंटों में नेपाल को खुद अपने भविष्य की तस्वीर साफ साफ दिखनी शुरू हो जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में बलेन शाह भी एक बहुत अहम किरदार निभाते हुए दिख रहे हैं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपना समर्थन सुशीला कर्की को दिया था अंतरिम सरकार के अध्यक्ष के तौर पे उनको बनाने के लिए। अगर यहाँ से सब कुछ ठीक जाता है तो संभवतः आने वाले दिनों में अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा, जिसमें किस तरह से जेनजी डेलीगेशन की भागीदारी होगी, एक्टिविस्ट की भागीदारी होगी, और आगे किस तरह से फ्रेश इलेक्शंस यानी कि दोबारा नेपाल में चुनाव कराए जाएंगे, इन सारे बातों पर तस्वीर साफ हो जाएगी। अमित भारद्वाज, काठमांडू, आज तक। वहीं नेपाल में अंतरिम सरकार को लेकर थोड़ी देर में फिर से बैठक शुरू होगी। राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस बैठक पर सबकी नजर है और माना जा रहा है कि बैठक के अंतरिम सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। आज सुबह 9 बजे से राष्ट्रपति भवन में अंतरिम सरकार बनाने और संसद विघटन को लेकर जो बैठक बुलाई गई थी उसे दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जो राष्ट्रपति भवन से जानकारी दी गई थी कि आंतरिक तैयारी को लेकर इस बैठक को स्थगित किया गया है, क्योंकि इतने बड़े फैसले लेने से पहले राष्ट्रपति कई पक्षों से लगातार बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए इस बैठक को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि संसद विघटन को लेकर कोई भी राजनीतिक दल इस वक्त तैयार नहीं हो रहे हैं। उनको मनाने की कवायद जारी है, लेकिन जो जेनजी प्रोटेस्टर है उनकी पहली शर्त यह है कि अंतरिम सरकार गठन से पहले संसद का विघटन कर दिया जाए। तो अब दोपहर 2 बजे से यह बैठक होगी और देखना है कि उस बैठक में सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है। काठमांडू से पंकज दास, आज तक।